नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे। और आज इस वीडियो में स्पेशली लेकर आ चुका हूं रेलवे एनटीपीसी वालों के लिए वरदान सीरीज का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम जीके जीएस के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमारे इसी वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको आरआरबी एनटीपीसी वरदान सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको अभी तक हो चुके सारे लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, जिनके अंदर हमने ढेर सारे जीके जीएस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। अगर आप अपने एग्जाम तक उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो आपको अपने एग्जाम में 50% क्वेश्चंस तो डायरेक्टली वहीं से ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत ही सलीके से किया गया है। चुन चुन के क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर हम लेकर आ रहे हैं, तभी इस लेक्चर को आने में थोड़ा सा विलंब हो जाता है। हमेशा की तरह आज की इस क्लास का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा और इस सेशन को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और इतने सारे लोग देख रहे हैं तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज की क्लास का फर्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने पढ़ते हैं। हम क्या दोनों पढ़ेंगे मिलकर। पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए दोस्तों, मान के चलिए ये हमारा भारतवर्ष का एक छोटा सा हिस्सा है, क्लियर है। कर्क रेखा कुछ इस तरीके से होकर गुजरती है, ठीक है। यहां से गुजरात है, यहां से एंटर करती है और यहां पर जो वेस्ट बंगाल है यहां पर जाके निकलती है। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, कहीं ना कहीं आपने सुन लिया होगा कि जो कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ये लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर एग्जाम में कभी प्रश्न पूछ ले जाए कि भाई कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8, तो एक डाउट तो ये क्लियर हो ही गया है कि भाई 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि भाई इन चारों में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, वो कौन कौन से 8 राज्य हैं। पहला राज्य है हमारा राजस्थान, यहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। दूसरा राज्य है गुजरात, यहां से भी जाती है। तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, यहां से भी जाती है। चौथा राज्य है छत्तीसगढ़, यहां से भी जाती है। पांचवा राज्य है भाई झारखंड और छठा राज्य है वेस्ट बंगाल। सातवां राज्य त्रिपुरा और 8वां राज्य मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा होकर गुजरती है। इन चारों में से वो कौन सा राज्य बचा जहां से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती? भाई हमारा उत्तर प्रदेश, जो कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है और एरिया के मामले में चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी जो कुल जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार वो 16 करोड़ के आसपास है, क्लियर है। तो भाई उत्तर प्रदेश राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, क्योंकि ये पड़ता है हमारा नॉर्थ में, यानी कि उत्तर में ये राज्य पड़ता है, इसलिए यहां से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। याद रहेगा, इन 8 के 8 राज्यों का नाम लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। अगला प्यारा सा क्वेश्चन है, ये तो आप सभी लोग को पता है कि एनटीपीसी में भाई जनरल साइंस के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो या फिर केमिस्ट्री हो। लो, बायोलॉजी का एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? देखने में कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, यानी कि कितने हिस्से होते हैं मानव हृदय जो भी होता है। वैसे तो आप इस तरीके से बना देते हो, तो भाई ये तो थोड़ा रोमांटिकली हो गया, वैसे तो कुछ वैसा ही पता नहीं अजीब सा होता है, ठीक है। डायग्राम मेरे से नहीं बनेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, इसका सही आंसर आप लगा दोगे 4 होते हैं। भाई ये तो आपको पता है, 4 हृदय होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 4 खाने होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें से 2 तो होते हैं आर्टरिया। क्या होते हैं? ATRIA, उनको बोलते हैं आर्टरिया। कई बार एट्रियम भी इसको बोलते हैं, ठीक है, एट्रियम भी इसको बोल देते हैं। 2 तो होते हैं एट्रियम और 2 होते हैं भाई वेंट्रिकल। कौन से? वेंट्रिकल। 2 होते हैं वेंट्रिकल। ये होते हैं अपर साइड पर, ठीक है, ये होते हैं लोअर साइड पर, या फिर ये होते हैं लेफ्ट साइड पर, ये होते हैं राइट साइड पर, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। आर्टरिया, ये जो 2 चैम्बर है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट के अंदर, ये काम करते हैं ब्लड को रिसीव करने का, और दोनों चैम्बर एक साथ काम करते हैं। जो आर्टरिया चैम्बर है ये दोनों काम करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं, और जो वेंट्रिकल होते हैं ये ब्लड को निकालते हैं।
ऑक्सीजनेट करते हैं, ऑक्सीजनेट यानी कि खून में ऑक्सीजन भर के ये उसको भेजते हैं। तो यहां से मान के चलिए ये हमारा हार्ट है, तो यहां पर आपका अट्रिया है, एक लेफ्ट में एक राइट में, और ये है वेंट्रिकल। दो चैम्बर ये हो गए, दो ये हो गए। यहां से ब्लड आया इस तरीके से, दो वाहिनी है, ठीक है, फिर दो वाहिनी से ब्लड निकला, यहां से ब्लड आया, यहां से निकला। लेकिन जो वेंट्रिकल होता है ना, ये ऑक्सीजनेट कर देता है ब्लड को, उसमें खून में ऑक्सीजन भर के भेजता है। पता है आपको खून में ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है, ये रिसीव करते हैं और ये छोड़ते हैं। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो ह्यूमन ब्लड पूछ लिया एग्जाम में, कई बार फिश भी तो पूछ सकता है कि मछली में कितने चैम्बर होते हैं। मछली में केवल दो ही होते हैं, एक आपका एट्रिया होता है, एट्रिया और एक आपका वेंट्रिकल होते हैं, केवल दो ही चैम्बर होते हैं। फ्रॉग भी कई बार पूछ ले जा सकता है कि भाई मेंढक में कितने चैम्बर होते हैं। मेंढक होता है अजीब सा थोड़ा सा, 3 इसके हार्ट में चैम्बर होते हैं, 3, ठीक है। 2 एट्रिया होते हैं फ्रॉग के और एक वेंट्रिकल होता है। एक क्या होता है, वेंट्रिकल, याद रहेगा। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर, मछली के हृदय में 2 चैम्बर, और भाई फ्रॉग मेंढक के हृदय में 3 चैम्बर। चैम्बरों का नाम क्या होता है, एक होता है एट्रिया, एक होता है वेंट्रिकल, ठीक है, समझ गए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काम क्या करता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अगला प्रश्न, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। नेशनल इमरजेंसी पहली बार भारत में कब लगा। आपको पता है अभी तक भारत में 3 बार NE मतलब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हो चुकी है, क्लियर है। तो पहली बार जो ये लगा था जवाहरलाल नेहरू, JN जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर लगा था। जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे 1947 से 1964 थे, ठीक है। तो भाई पहली जो इमरजेंसी लगी थी 1962 में लगी थी। उस टाइम पर चल रहा था भारत और चाइना का वॉर, ठीक है, भारत और चाइना का वॉर। एग्जैक्ट डेट बताओ तो अक्टूबर 1962 में पहली इमरजेंसी लगी थी, 26 अक्टूबर को ये मैंने लिख दी है। भारत में नेशनल इमरजेंसी 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार लगी थी, PM JN जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर। चाइना वॉर उस टाइम पर हो रहा था, चाइना के साथ हमारे जो संबंध थे वो बिगड़े हुए थे। दूसरी जो इमरजेंसी लगी थी वो लगी थी इंदिरा गांधी, किसके टाइम पर, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी भारत की दूसरी राष्ट्रपति थी। एग्जाम में सॉरी राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है जवाहरलाल नेहरू कितने सालों तक या फिर कितने महीनों तक भारत के PM रहे। तो भाई ये लगभग 16 सालों तक 16 सालों तक, 16 ईयर तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अब तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले सबसे ज्यादा टाइम तक है ये। दूसरी बार लगी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, जब वो PM थी 1972 में। पाकिस्तान के साथ उस टाइम पर वॉर चल रहा था, शायद कारगिल का ही वॉर था। तीसरी इमरजेंसी 1975 में लगी थी, ठीक है। इस टाइम पर मतलब 1972 में बांग्लादेश को अलग आजादी दिलाई थी भारत ने। 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंस मतलब भारत के अंदर ही कुछ अहिंसा फैल गई थी, जिसकी वजह से दोबारा से दूसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। तो पहली 26 अक्टूबर 1962 में, दूसरी 1972 में पाकिस्तान वॉर, तीसरी 1975 में, याद रहेगी। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन सेना दिवस मनाया जाता है। लो भाई सेना दिवस, सबसे पहले एक डाउट आपका क्लियर करूं, इसका मतलब ये नहीं कि जिस दिन सेना का उद्घाटन हुआ था या फिर गठन हुआ था भारतीय सेना का, इंडियन आर्मी का, उस दिन सेना दिवस मनाया जाता है। ये गलत फहमी मत रखिएगा, क्योंकि भारतीय सेना का जो गठन हुआ था वो एग्जैक्टली 1 अप्रैल 1895 में। भारतीय सेना का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1895 में हुआ था। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1895 में, ठीक है, 1 अप्रैल 1895 में। उस टाइम पर तो अंग्रेज सरकार भारत के ऊपर शासन कर रही थी। तो भाई भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले तो उस टाइम पर, यानी कि जिस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, इस दिन कोई भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बना था, ठीक है। पहले अंग्रेज था कोई, लेकिन उस टाइम पर उस दिन कमांडर इन चीफ बना था कोई इंडियन, इसीलिए हर साल उस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। कौन था वो इंसान, फील्ड मार्शल कोडांडेरा M करियप्पा,
टेकिंग ओवर एज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी फ्रॉम जनरल फ्रांसिस्को रोय बूचर। पहले कौन था? जनरल फ्रांसिस्को रोय बूचर था। इसकी जगह KM करियप्पा ने कमांडर इन चीफ का पद संभाला इसी दिन। कब संभाला? 15 जनवरी 1949 को। कब संभाला? 15 जनवरी 1949 को। इसीलिए हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। समझ गए? पेपर में एक सवाल कई बार यह भी पूछा जाता है कि KM करियप्पा ने कमांडर इन चीफ के रूप में किसकी जगह ली थी? तो भाई जनरल फ्रांसिस रोय बूचर की जगह ली थी। याद रहेगा। अगर पेपर में सवाल बने कि भाई भारतीय सेना का गठन कब हुआ था, तो भाई 1 अप्रैल 1895 में हुआ था। आंसर लगा देना है। समझ गए? नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किससे ध्वनि नहीं गुजर सकती? निम्नलिखित में से किससे ध्वनि नहीं गुजर सकती? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मतलब जो साउंड वेव है वो किस में को ट्रेवल नहीं कर सकती, किस मीडियम से ट्रेवल नहीं कर सकती। अब देखिए, साउंड की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये इंपॉर्टेंट है, वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से एयर में ट्रेवल करती है साउंड। अब जितनी भी सरफेस सॉलिड, जितना भी सॉलिड मीडियम, उसमें इतनी ही तेज रफ्तार से स्पीड पकड़ेगी साउंड। अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील में जो ट्रेवल करेगी वो लगभग 5996 के आसपास स्पीड होती है स्टील में, मीटर पर सेकंड। वाटर में अगर हम बात करें तो यहां पर भी कुछ मीडियम तो मिल ही रहा है, तो वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साउंड ट्रेवल करती है। आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन भी एक सॉलिड है, तो लगभग 4.5 अप्रोक्सीमेटली 4,500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। तो जल में को ट्रेवल कर रही है, इस स्टील में काफी तेज ट्रेवल कर रही है, वायु में 343 मीटर पर सेकंड है। बात रही वैक्यूम की, मतलब निर्वात, वैक्यूम हिंदी में बोलते हैं निर्वात, स्पेलिंग होती है VACUUM, वैक्यूम। वैक्यूम एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, साउंड यहां से नहीं दौड़ सकती। समझ गए? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सारी की सारी स्पीड आप लिख लीजिएगा। यार इतने सारे लोग देख रहे हैं वीडियो को, लाइक क्यों नहीं करते? यार सपोर्ट दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, तभी तो आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्लासेस लेकर आएंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद, ये एक नेशनल स्लोगन है, ये नारा किसने दिया? अब इससे रिलेटेड 2 सवाल बनते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ ले जाए कि पहली बार किसने दिया या फिर किसने लिखा, तो अगर किसने लिखा आ जाए तो इसका आंसर होगा हजरत मोहानी ने इसको लिखा था। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये नारा सबसे पहले किसने दिया, ठीक है, लिखा नहीं पूछा और हजरत मोहानी का यहां पर नाम नहीं है, तो आंसर दोगे आप भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह ने इस नारे को क्या किया था? पॉपुलर किया था इस नारे को, इन्होंने इस नारे को आगे बढ़ाया था। ठीक है, ये देखिए चंद्रशेखर आजाद ऑप्शन में है, तो चंद्रशेखर आजाद का एक नारा था, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे और आजादी रहेंगे। लोकमान्य तिलक जी का नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण नारे हैं। तो समझ आ गया भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, क्रांति जिंदाबाद कह सकते हो आप, इसका इंकलाब का मतलब होता है क्रांति। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? प्यारा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कै फॉर कथक और कै फॉर केरल। कै फॉर कथक कैसे ही बन रहा है? कथकली, ठीक है, और कैसे ही बन रहा है? केरल, याद रहेगा। तो भाई कथकली केरल राज्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। अब यहां पर कर्नाटक राज्य का नाम दे रखा है। कर्नाटक राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन सा? यक्षगान। तमिलनाडु का नाम दे रखा है, तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण नृत्य है भरतनाट्यम। उड़ीसा का नाम दे रखा है, तो उड़ीसा का दालखाई और संभलपुरी।
कथकली नृत्य केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह मलाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास प्रचलित है। कथकली भक्ति, नाटकीयता, नृत्य, संगीत, वेशभूषा और श्रृंगार का मिश्रण है। इसमें कलाकार न तो संवाद बोलते हैं और न ही गीत गाते हैं। मतलब इस डांस को परफॉर्म करने के लिए गाने की जरूरत नहीं होती है, संगीत की जरूरत नहीं होती है, बस हैवी हैवी भारी भारी आभूषण होते हैं और केवल नृत्य किया जाता है। समझ गए? समझ गए होंगे यार, इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया है। और ये भी नोट करिएगा, कर्नाटक का यक्षगान, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उड़ीसा का। ये अगला क्वेश्चन है, यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो जनता की है, जनता द्वारा और जनता के लिए हो। यह घोषणा किसने करी थी कि भाई लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो जनता की सरकार है, जनता द्वारा ही है और जनता के लिए ही है। सबसे पहले बता दूं, ये जो नारा है, ये जो बात है, ये किसी भारतीय ने नहीं कही थी, ये किसी भारतीय ने नहीं कही थी। ठीक है, तो भाई कोई बाहर का ही था। वो बाहर का कौन था? अब्राहम लिंकन था। वो कौन था? अब्राहम लिंकन, जो कि यूएस का, अमेरिका का, यूएसए का 16वां राष्ट्रपति था। कौन सा? 16वां राष्ट्रपति था। ठीक है, याद रहेगा, अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति था। अब यहां पर जॉर्ज वाशिंगटन भी है। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का पहला राष्ट्रपति था 1989 से 1997 तक। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जॉर्ज वाशिंगटन क्या बवाल चीज है। ये है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति। साथ ही विंस्टन चर्चिल कौन था? विंस्टन चर्चिल था प्रधानमंत्री यूके का 1940 से 45 के बीच में। साथ ही अब्राहम लिंकन बता चुका हूं, 16वां राष्ट्रपति था अमेरिका का। थियोडोर रूजवेल्ट 26वां राष्ट्रपति था अमेरिका का। सारी चीजें याद कर लीजिएगा। अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वाशिंगटन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला था और ये 16वां था, और इसने कहा था लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए है। ये क्वेश्चन बन चुके हैं दोस्तों, स्पेशली एनटीपीसी के एग्जाम में ही महत्वपूर्ण है, हल्के में मत लीजिएगा इन्हें। अगला प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना किसने की? मैंने कहा था ना कि भाई फाउंडर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, राजवंशों के फाउंडर पूछे जाते हैं, तो पूछ लिया गया ना कि लोधी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शन आपके पास है। इब्राहिम लोधी जो था, ये तो भाई आखिरी शासक था और युद्ध के मैदान में मारे जाने वाला पहला शासक था। पानीपत के युद्ध में मारा गया था ये 1526 में। बाबर ने इसको मारा था। किसने? बाबर ने इसको मारा था। सिकंदर लोधी एक महान शासक था, ये बीच का शासक था, मतलब बीच में था। बीच का मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा। ठीक है, भैलोल लोधी ये था भाई फाउंडर। भैलोल लोधी फाउंडर था लोधी साम्राज्य का, लोधी डायनेस्टी का। ठीक है, लो भाई, खिज्र खान कौन था? ये खिज्र खान कौन था? ये शायद अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। बहलोल लोधी जो गद्दी पर बैठा 1451 से 1489 तक इन्हें राज किया। 1451 में ही इसने फाउंडेशन करी किसकी? लोधी साम्राज्य की। सिकंदर खान लोधी ये 1400 मतलब जस्ट बहलोल लोधी के बाद 1489 से 1517 तक गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोधी आखिरी शासक था लोधी साम्राज्य का 1517 से 1526 तक। तो भाई लोधी साम्राज्य में केवल 3 ही शासक रहे। कितने? 3। कौन रहा? राजा। समझ गए? आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ेंगे भाई। लो, निम्नलिखित में से कौन सा शासक निरक्षर था? निरक्षर मतलब अनपढ़। अनपढ़। कौन सा शासक अनपढ़ था? इलिटरेट था। जहांगीर पढ़ा लिखा था, शाहजहां पढ़ा लिखा था, औरंगजेब पढ़ा लिखा था, अकबर बस निरक्षर था, ये अनपढ़ था। और अकबर इकलौता ऐसा शासक था जो कि सबसे समझदार था, युद्ध नीति में सबसे एक्सपर्ट था और जिसने सबसे ज्यादा किताबें पढ़ रखी थी। किताबें सबसे ज्यादा इसलिए पढ़ रखी थी क्योंकि ये लाइब्रेरी हमेशा जाता था, 3 से 4 घंटे किताबें सुनता था। किताब पढ़ने वाले रीडर इसने रख रखे थे लाइब्रेरी के अंदर, पुस्तकालय के अंदर, वो किताबें पढ़ते थे और ये सुनता था, इसलिए ये इतना समझदार था। देखें दोस्तों, यहां पर मैंने सीक्वेंस रख रखा है मुगल राजाओं का।
बाबर ने स्थापना करी थी 1626 से 1530 तक ये गद्दी पर बैठा। हुमायूं उसका पुत्र आया 1530 से 1556 तक गद्दी पर बैठा। अकबर उसका पुत्र आया 1556 से 1605 तक गद्दी पर बैठा। उसका पुत्र जहांगीर मतलब सलीम 1605 से 1627 तक। शाहजहां उसका पुत्र 1628 से 1658 तक। औरंगजेब उसका पुत्र 1658 से 1707 तक। मोहम्मद आजम शाह 1707 से 1707 तक। बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 1712 तक। ये शक्तिशाली शासक थे मुगल साम्राज्य के, याद रहेगा। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? लो भाई, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भाई मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला था? तो भाई इनको मिला था शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में मिला था। एग्जैक्टली मिला कब था? 1979 में मिला था। कब मिला था? 1979 में। द नोबेल पीस प्राइज 1989 वॉज अवॉर्डेड टू मदर टेरेसा फॉर हर वर्क फॉर ब्रिंगिंग हेल्प टू सफरिंग ह्यूमैनिटी। अब एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस भारतीय को पहला नोबेल प्राइज मिला? तो भाई उस भारतीय का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ जी उसका नाम था इंसान का, जिनको 1913 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया। सेकंड कौन थे? सीवी रमन थे। सेकंड कौन थे? सीवी रमन थे, जिनको 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। याद रहेंगी सारी की सारी चीजें। अगला प्रश्न है भाई, प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहां स्थित है? एक गार्डन है रॉक गार्डन, ये कहां पर स्थित है? तो भाई ये जो रॉक गार्डन है ये चूड़ियों से बना हुआ है, यानी कि बेंजल जो होती है ना चूड़ियां, उससे बना हुआ है। जो चूड़ियां फैक्ट्री में या फिर घर के अंदर से जो चूड़ियां वेस्ट निकलती थी, टूटी हुई चूड़ियां, उन चूड़ियों से इस पार्क को बनाया गया है, इस रॉक गार्डन को बनाया गया है। और ये रॉक गार्डन है चंडीगढ़ के अंदर। द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन चंडीगढ़, इंडिया। इट इज अ स्कल्पचर गार्डन नोन फॉर इट्स यूनिक क्रिएशंस बाय नेक चंद। इसको किसने बनाया था? नेक चंद ने बनाया था। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हु स्टार्टेड बिल्डिंग इट इन हिज स्पेयर टाइम इन 1957। 1957 में इसकी शुरुआत करी थी नेक चंद ने बनाने की, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल था। द garden is made from industrial and home waste including broken benjals, tiles and ceramic pieces। इनसे इसको बनाया गया। किसने बनवाया था? नेक चंद ने। कब बनाना शुरू किया था? 1957 में। कहां पर है रॉक गार्डन? चूड़ियों से बना हुआ, चंडीगढ़। चैसे चूड़ी, ठीक है, चैसे चूड़ी और चैसे चंडीगढ़, ठीक है, चैसे चंडीगढ़, याद रखिएगा बस। अगला सवाल, बांग्लादेश की सीमा से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सटा हुआ है? बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, जिसकी कैपिटल क्या है? ढाका है, जिसकी करेंसी क्या है? टका है, ठीक है। भारत का पड़ोसी देश है, ईस्ट में स्थित है, यहां पर कहीं पर स्थित है बांग्लादेश, समझ गए। तो भाई बांग्लादेश की सीमा से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सटा हुआ है? आज आपके डाउट ही क्लियर कर दूंगा। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो भारत के कितने और कौन कौन से राज्य से सटे हुए हैं, यहां पर देखिए। सबसे पहले तो बांग्लादेश को ही पकड़ के चलते हैं, ये रहा बांग्लादेश। तो भाई ऑप्शन में अगर हम बात करें तो ऑप्शन में तो एक ही राज्य है, त्रिपुरा। त्रिपुरा सटा हुआ है बांग्लादेश से। तो भाई बांग्लादेश से मिलते हैं टोटल 1 2 3 4 5 राज्य, जिसमें से एक असम है, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। दूसरा पड़ोसी और सबसे बदतमीज देश है पाकिस्तान। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य सटे हुए हैं। तीसरा देश है नेपाल। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला हुआ है, ठीक है। नहीं यार ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। इसका सही आंसर तो उत्तर प्रदेश है। नेपाल राज्य से उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश मिले हुए हैं। भूटान राज्य से
सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चाइना से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और भाई जो नेपाल है इससे उत्तराखंड में मिलता है, उत्तराखंड भी इससे मिलता है, समझ गए। बाकी एक बार गूगल कर लीजिएगा, मेरे दिमाग से एक आधी इंफॉर्मेशन स्लिप हो सकती है। ये जो है ना नेपाल में, पाकिस्तान वाला ही लिखा गया गलती से, सॉरी उसके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक कहां सबसे बड़ा, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, ठीक है। लाइक करिए यार जल्दी से जल्दी। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा राज्य है। अभ्रक क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइका। देखना है आपको कैसा होता है माइका। रेत होता है जो रेत, सैंड, उसमें जो आपको कुछ चमकीला सा नजर आएगा, ठीक है, चमकदार सा नजर आएगा, ठीक है, सिल्वर से कलर का, जो कि लगता है कि ये कोई चांदी है, ठीक है। रेत जो होता है वही माइका है, वही माइका है। क्या है वो, माइका है। और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों झारखंड राज्य में, इन ऑप्शन में से। वैसे कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है ये, लेकिन ऑप्शन में आंध्र प्रदेश तो है नहीं, तो हम लगाएंगे झारखंड। देखिए, आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया। इन आंध्र प्रदेश नेलोरे डिस्ट्रिक्ट produce the best quality mica. Mica is mainly used in the electrical and electronics industries. माइका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में होता है, समझ गए। अगला प्रश्न है भाई, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति यानी कि खून बहाना और लोहे का इस्तेमाल करके लोगों को निपटाना। उस टाइम पर लोहे का मतलब होता था तलवार, ठीक है, यानी कि तलवार की मदद से लोगों का खून बहाना और उनका राज्य हथियाना। ये एक नीति चलाई थी कोई से शासक ने, और ये शासक था गुलाम वंश का। गुलाम वंश का एक शासक हुआ करता था, ठीक है। कौन था वो था भाई बलबन। कौन था, बलबन, गयासुद्दीन बलबन। फ्रॉम 1266 से 1287 तक गद्दे पर बैठा, और ये 9वां शासक था ममलूक वंश का, क्योंकि गुलाम वंश को ही ममलूक वंश कहा जाता है, ठीक है। ममलूक वंश या फिर गुलाम वंश या फिर इबारी डायनेस्टी। अगला प्रश्न है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए महावीर जैन का बचपन का नाम क्या था, वर्धमन था। क्या था, वर्धमन था, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका प्रथम शिष्य कौन था, तो भाई इसी का ही जमाई या फिर इसी का ही दामाद, ठीक है। जमाई सही रहेगा, जमाई भी तो कहते हैं ना दामाद को, जैसे जमाई और जैसे ही जमाली। तो भाई जैसे जमाई जैसे जमाली, तो जमाली ही इसका प्रथम शिष्य था। क्या था, प्रथम शिष्य था इसका जमाली, ठीक है। अगला प्रश्न है, फटाफट लाइक करिए दोस्तों। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया। एक ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए थे, हमारे पड़ोसी ही हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं पड़ते हमारे शहर से। वो बहुत कम टाइम के लिए प्रधानमंत्री बने, मुश्किल से ही 6 मंथ्स के लिए ही शायद वो प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, 6 या फिर 9 मंथ्स के लिए। और इन्होंने संसद में आज तक पैर नहीं रखा था, ठीक है। वो कौन थे, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह, जिनके पोते आज राज्य मंत्री हैं, शिक्षा के राज्य मंत्री हैं, शिक्षा राज्य मंत्री हैं, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं राज्य, ठीक है। नाम क्या है उनका, जयंत चौधरी, ठीक है। इनके पुत्र कौन थे, चौधरी चरण सिंह जी के क्या नाम था उनका, अजीत सिंह, जो कि सांसद थे, ठीक है। तो और अजीत सिंह के बेटे कौन है, चौधरी जैन सिंह, जो कि राज्य शिक्षा मंत्री हैं फिलहाल।
जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे 1947 से 64 तक। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा आए 1964, पहला इनका टेन्योर था। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66, फिर दूसरी बार गुलजारी नंदा 1966 में आए। इंदिरा गांधी 1966 से 77 तक, मोरारजी देसाई 77 से 79 तक, साथ ही चरण सिंह जी 1779 से 80 तक। इंदिरा गांधी फिर 1980 से 84 दूसरा टाइम चल गया इनका। राजीव गांधी 84 से 89 तक, फिर आए वीपी सिंह 1989 से 90 तक, फिर चंद्रशेखर 1990 से 91 तक। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96। जो अर्थव्यवस्था है जिसने बूस्ट करी थी वो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पर करी थी। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में इनका पहला टेन्योर था कार्यकाल। एचडी देवगौड़े 1996 से 97 तक, फिर इंदर कुमार गुजराल 1997 से 58 तक, फिर दूसरे टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए 1998 से 2004 तक, इनका सेकंड टाइम टेन्योर चला। मनमोहन सिंह जी 10 साल तक रहे, फ्रेश 2004 से 14 तक। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी 2014 से अब तक हैं, ठीक है, और कब तक शासन करेंगे पता है नहीं। तो भाई वो चौधरी चरण सिंह जी थे जिन्होंने पहले त्याग पत्र दे दिया था संसद सत्र में उपस्थित होने से पहले। अगला सवाल, दिसंबर 15 को विजय दिवस के रूप में किसका स्मरण करने के लिए मनाया जाता है? तो भाई दिसंबर 15 को विजय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पाकिस्तान पर सन 1971 की विजय हासिल कर ली थी और इसमें जो लोग शहीद हुए थे, ठीक है, इसमें जो भारतीय सेना के सैनिक कुछ शहीद हुए थे, उनके सम्मान के लिए विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त जीत हासिल करी थी। पाकिस्तान ने यहां पर घुटने टेक दिए थे, ठीक है, हथियार डाल दिए थे, सरेंडर कर दिया था। और ये वही है जब बांग्लादेश को, किसको? बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी पाकिस्तान से भारत ने। क्लियर है? कब? 1971 में। इसीलिए हर साल 15 दिसंबर को विजय दिवस मनाई जाती है। कौन सी दिवस? विजय दिवस, ठीक है, याद रहेगा। पाकिस्तान पर सन 1971 की विजय। उस टाइम पर पीएम कौन थे जिसने इसकी घोषणा करी थी? पीएम कौन थी उस टाइम पर? इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। इन्होंने घोषणा करी थी कि हर साल 1971 में विजय दिवस मनाई जाएगी। और 1971 से ही एक ज्योति जलती है, ठीक है, एक ज्योति जलती है किसके पास? जो कि इंडिया गेट के पास ही है, ज्योति जलती है। वो उसी दिन से 1971 से ही वो ज्योत जल रही है। नेक्स्ट है, मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? रहित मतलब होता है बिना, मतलब किसी चीज के बिना। अगर रहित आ रहा है, रहित मतलब किसी चीज के बिना, विदाउट, ठीक है। मृदा मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। मृदा रहित मतलब मिट्टी के बिना। कृषि को क्या कहा जाता है? मिट्टी के बिना फसल की जा रही है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा दोस्तों, उसको कहा जाएगा अंतराल फसल। नहीं, अंतराल फसल नहीं कहा जाएगा। मिट्टी के बिना जो की जा रही है उसको जल संवर्धन कहा जाएगा। जल मिट्टी के बिना हो रही है तो जाहिर सी बात है पानी, जल का इस्तेमाल किया जाएगा। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। अगर मृदा रहित कृषि की जा रही है, हाइड्रो का मतलब पता है क्या होता है आपको? HYDRO। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। वाटर की जगह हाइड्रोफोबिया आपने सुना होगा। हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं? हाइड्रोफोबिया पानी के डर को, पानी के डर को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। अगर किसी को हाइड्रोफोबिया मतलब वो पानी से डरता है, तो जहां हाइड्रो वर्ड आ गया इसका मतलब है ये पानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर हाइड्रोपोनिक्स की जा रही है, मतलब पानी में ही खेती की जा रही है, ठीक है। कुछ पानी की सतह पर जो खेती की जाती है ना, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स। और ये मृदा रहित होती है, मतलब मिट्टी के बिना इस खेती को किया जाता है। आर्द्रता संवर्धन बोला जाता है ऐसी फसल जिसमें हमेशा नमी बनाई रखनी पड़ती है। जैसे कि चावल की खेती होती है ना, उसमें हमेशा पानी भर के रखना पड़ता है, नमी बनाई रखनी पड़ती है, ठीक है। रेशम उत्पादन, रेशम का कीट जो होते हैं, कीड़े होते हैं, उससे रेशम का उत्पादन किया जाता है। अंतराल फसल, इंटरवल क्रॉपिंग किसे कहते हैं? एक टाइम पर एक ही खेत में दो अलग अलग फसल,
एक टाइम पर एक ही खेत में दो अलग अलग फसल करना बोलते हैं अंतराल फसल, इंटरवल क्रॉपिंग। ठीक है, याद रहेगा। तो भाई ये जो क्वेश्चंस है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। ड्राफ्टिंग कमेटी थी, एक ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके 7 सदस्य थे, उसके अध्यक्ष थे। मतलब भारतीय संविधान का फॉर्मेट तैयार करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? उनके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है भारतीय संविधान का? तो भाई भारत के जो मौलिक अधिकार है 6 मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद एक तरीके से 12 से 32 तक है। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर जी ने भारत हृदय की आत्मा कहा है, भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा है? ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये वाला 32, यानी कि आर्टिकल 32 को ही भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, और अनुच्छेद 32 को ही, यानी कि ऑप्शन सी को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बोलते हैं। अब अनुच्छेद 32 में ऐसा है क्या? भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, यानी कि भारतीय जनता जो है उनके कुछ मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है मतलब फंडामेंटल राइट्स है उनके कुछ। ठीक है, अब इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, उसके मौलिक अधिकार का कहीं पर मतलब उसके खिलाफ कोई जा रहा हो, ठीक है, तो वो अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए अगर उसका उल्लंघन हो रहा है, कोई उसके अधिकार को नहीं मान रहा है, मान के चलिए आप कहीं पर सभा कर रहे हैं, ठीक है, आप कहीं पर भाषण दे रहे हैं, आपने कुछ जनता इकट्ठा कर रखी है 10-20 लोग, ठीक है, भाषण का अधिकार है आपको, ठीक है, ये आपका एक मौलिक अधिकार है, लेकिन पुलिस आपको पकड़कर ले जा रही है, जबरदस्ती डंडे मार के ले गई, आपको जेल के अंदर बंद कर दिया, तो आपके मौलिक अधिकार का यहां पर उल्लंघन हो गया है। ठीक है, तो आप इस चीज को लेकर उस पर्टिकुलर पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो कि भाई मेरा इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो यही कहता है अनुच्छेद 32। देखिए अब इसमें हमारा अनुच्छेद 21, 24, 225, 56 भी है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसके जीवित रहने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता, यानी कि जीने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम पर रोक है यहाँ पर, यानी कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको जबरदस्ती कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता, ये खिलाफ है, ये अधिकार है। अनुच्छेद 256 कहता है राज्यों को कुछ मामलों में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, ये 256 कहता है। ठीक है, कि भाई ये जो कानून है इनका तो अनुपालन आपको करना ही करना है। ठीक है, अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, स्वामी विवेक आनंद जी के बारे में आप जानते हो? कौन नहीं जानता होगा? युवाओं की इंस्पिरेशन इनको माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, युवाओं के हित में हमेशा बोलते थे, युवाओं को इन्होंने हमेशा सही राह दिखाई है। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को, 12 जनवरी 1863 को। तो भाई जब ये युवाओं के इतने बड़े अनुयायी थे, युवा इनसे इतने प्रेरित थे और 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए हर साल 12 जनवरी को ही देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, युवाओं के हक के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, कि युवाओं को इंस्पिरेशन मोटिवेट करने के लिए इस दिवस को हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब स्वामी विवेकानंद जी का जो निधन हुआ था वो 4 जुलाई
1902 में हुआ था। उससे पहले 1897 में ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर गए थे। क्लियर है? कब की गई थी एग्जैक्टली मैं बताऊं अगर आपको, मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने ही करी थी। 39 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रहेंगी सारी चीजें। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होता है 12 जनवरी को, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इनका निधन 4 जुलाई 1902 में हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना में 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी, जो कि एक बहुत बड़ी संस्था थी, एक तरीके से बहुत बड़ी नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेली का त्योहार मनाया जाता है? अब देखिए दोस्तों, त्योहार का नाम क्या है? हरेली। हरेली से बनता है हमारा हरियाली, ठीक है, वही इसका मतलब है। यह त्योहार मनाया जाता है फसल के लिए, ठीक है। जब फसल की कटाई शुरू हो जाती है या फिर जब फसल लहराने लगती है, तब इस त्योहार को मनाया जाता है। किस राज्य के द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यही एग्जाम में, यही क्वेश्चन में पूछा गया। तो भाई ये त्योहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ में इस त्योहार को मनाया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो इस त्योहार को अपनी फसल के लिए मनाते हैं, फसल की पूजा करते हैं, साथ ही उनके जो बैल हैं, साथ ही उनके जो हल है उनकी पूजा करते हैं, ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छी हो सके, ठीक है। तो ये एक फसल त्योहार है। कौन सा त्योहार है? फसल त्योहार है हरेली, और छत्तीसगढ़ में इसको मनाया जाता है। अब उड़ीसा का नाम यहां पर दिया गया है। उड़ीसा राज्य में एक त्योहार मनाया जाता है रथ यात्रा, जून जुलाई में, सबसे महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर मनाया जाता है भोगरिया महोत्सव या फिर गणगौर। पंजाब राज्य में तो भाई लोहड़ी, बैसाखी, गुरु पर्व मनाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गुरु पर्व कई बार पूछ रहा जाता है, यह मनाया जाता है पंजाब में। छत्तीसगढ़ के त्योहार है, एक तो हरेली हो गया, एक बस्तर दशहरा हो गया, एक गोचा महोत्सव हो गया, एक छेरा महोत्सव हो गया, ठीक है। तो ये सारे महोत्सव याद करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, वो क्वेश्चंस को होगा, आप केवल प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगला सवाल है, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई थी? टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम, ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन की तरह देखा जा सकता है। अगर एग्जाम में डेट पूछ ले, और एग्जाम में डेट दे रखी हो 1951, 1952, 1953, 1954, तो भाई इस सवाल में अच्छा इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई लगाए क्या। सबसे पहले तो डाउट क्लियर करते हैं कि भाई सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई थी। अगर बिछाने की बात करी गई है कहां से कहां तक, तो सबसे पहले जो बिछाई गई थी वो कोलकाता से आगरा तक बिछाई गई थी, ठीक है। कोलकाता से आगरा तक बिछाई गई थी। सर्वप्रथम चालू कहां पर करी गई थी, मतलब टेलीग्राफ लाइन चालू हो चुकी थी, वो दोस्तों हुई थी डायमंड, कोलकाता से लेकर, कहां से? कोलकाता से लेकर डायमंड हार्बर वेस्ट बंगाल में ही एक जगह है। कोलकाता से डायमंड हार्बर तक टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई थी, और कब हुई थी? 1951 में ही हो गई थी। लेकिन बुक्स के अंदर आपको सवाल में आंसर मिलेगा 1953 की। भाई पहली टेलीग्राफ लाइन 1953 में शुरू हुई थी। 1953 में जो टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई थी ना, वो कलकत्ता से आगरा के बीच में हुई थी, और 1951 में जो टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई थी वो कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच में हुई थी। दोनों सवाल अलग अलग है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ऑप्शन देखेगा उसमें क्या क्या दे रखा है। अगर 1951 में से 1953 में कोई एक दे रखा है तो आपकी बल्ले ही बल्ले है। अगर दोनों ऑप्शन दे दिए तो समझिएगा सवाल में क्या कह रखा है। टेलीग्राफ लाइन शुरू पूछी गई है या फिर बिछाई गई पूछी गई है, टेलीग्राफ लाइन कोलकाता से आगरा बिछाई गई पूछी गई है, या फिर कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच में पूछी गई है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल को आप किस तरीके से देख रहे हो। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम पूछा गया है। देखिए 1863 12 जनवरी, कितनी? 12 जनवरी को इनकी का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल 12 को क्या मनाया जाता है? विश्व भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस। और इनका जो निधन हुआ था 4 जुलाई, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, तभी तो आपको बता रहा हूं। 4 जुलाई 1902 में इनका निधन हुआ था। एग्जाम में पूछा गया इनका वास्तविक नाम बताओ, तो भाई इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त इनका रियल नेम था। स्वामी विवेकानंद जी के नाम से तो ये प्रसिद्ध थे। नरेंद्र दत्त था इनका वास्तविक नाम। तो अगला सवाल,
विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? कौन सी भाषा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में? सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ये तो एक तरीके से इंटरनेशनल भाषा है, हर एक देश के अंदर ये भाषा चलती ही चलती है। तो इसको 1.4 बिलियन लोगों द्वारा बोला जाता है। दूसरे नंबर पर है चीनी, और इसकी भी मंदारिन, चीनी मंदारिन भाषा बोली जाती है। चीन इतना बड़ा देश है, ठीक है, इतना बड़ा देश है, तो जाहिर सी बात है चीन की पॉपुलेशन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा चीन है। हिंदी कहां दूर रहने वाली है, हम भारतीय कहां पीछे रहेंगे? तीसरे नंबर पर हिंदी है। भारत भी तो अगर अब की बात करें तो सबसे पॉपुलस कंट्री है, चाइना से आगे निकल चुके हैं भारत पॉपुलेशन के मामले में। तो तीसरे नंबर पर है भाई हमारी हिंदी भाषा, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरे। चौथे पर स्पेनिश और पांचवें नंबर पर फ्रेंच। तो भाई मैंने आपको पांचों की पांचों भाषा बता दी। टॉप 5 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा ये है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली इंग्लिश है, दूसरे पर चीनी, तीसरे पर हिंदी, चौथे पर स्पेनिश और पांचवें पर कौन सी आती है हमारी? फ्रेंच। हमारी क्यों होती है? हमारी तो हिंदी है, सबसे बेस्ट है यार। ठीक है, अगला सवाल है, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा ये एक तरीके की बहुत बड़ी पोएट्री है, एक तरीके का बहुत बड़ा ग्रंथ है, ऐसा हम कह सकते हैं, जो कि 1010 में लिखकर तैयार हो चुका था और 970 ईस्वी से इसको लिखा जाना शुरू हुआ था। ठीक है, लगभग 40 साल लग गए, या फिर 980 से इसको लिखा जाना शुरू हुआ था, कुछ ऐसा है। ठीक है, 980 से इसे लिखा जाना शुरू किया। ठीक है, और 1010 में बन के तैयार हुआ। ठीक है, जो ईरानी शासक थे ना, जितने भी ईरानी शासक थे उनके ऊपर उनका इतिहास है, ये उनका इतिहास है, ईरानी शासकों का इतिहास है। पेपर में अगर सवाल पूछा जाए कि भाई शाहनामा की भाषा कौन सी है, भाषा कौन सी है, तो भाई फारसी भाषा में इसको लिखा गया। सवाल पूछा जा रहा है कि भाई इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था फिरदौसी ने इसको लिखा था। पूरा नाम है फिरदौसी का अबू अल कासिम फिरदौसी ने लिखा, जो कि एक ईरानी पोइट है। ठीक है, कौन है? ईरानी पोइट। ठीक है, इन्होंने इसको लिखा था। देखिए दोस्तों, एक शासक था महमूद गजनवी। इसने वादा किया फिरदौसी से, अगर तुम एक ऐसा ग्रंथ लिखो, ऐसी किताब लिखो जिसमें सभी ईरानी शासकों का जिक्र हो, सभी ईरानी राजाओं का इतिहास हो, तो मैं तुम्हें एक शब्द के लिए 1 दिनार दूंगा। कितनी दिनार? 1 दिनार दूंगा एक शब्द के लिए। ठीक है भाई, 30 साल की मेहनत लगी। 1010 में लेके गया महमूद गजनवी के पास फिरदौसी, तो फिरदौसी ने एक शब्द के लिए केवल 1 दिरहम दिया, केवल 1 दिरहम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वादा किया कि एक शब्द के लिए 1 रुपया दूंगा और उसके लिए केवल 1 पैसा दिया गया, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इतनी बेइज्जती की। ये बेइज्जती सहन नहीं कर पाया शाहनामा और अपने घर वापस लौट गया। ठीक है, जिसके बाद फिरदौसी अपने घर लौट गया। फिरदौसी ने कुछ ऐसी पंक्तियां लिख दी महमूद गजनवी के बारे में, जो कि गुस्से में आके लिख दी, और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर कवि था एक तरीके से, और जगह जगह गलियारों में वो गूंजने लगी। तो जो शासक के चेले चपाटे थे, ऐसा हम कह सकते हैं, उसके राज्य के लोग थे, जब वो प्रजा में वो पंक्तियां सुनते थे ना, तो उनको बहुत ही बेइज्जती महसूस होती थी। तो उन्होंने महमूद गजनवी को कहा कि भाई राजा साहब, ऐसा ऐसा हो रहा है, वो पंक्तियां जो है वो बहुत गलत है, हमसे सुनी नहीं जाती, हमारा सर झुक जाता है। तो महमूद गजनवी ने कहा कि जो हमने फिरदौसी से वादा किया था, क्योंकि फिरदौसी ने गुस्से में आके तो किया, जो हमने फिरदौसी से वादा किया था, तो हम उसके एक शब्द का 1 दिनार दे देते हैं, वरना बहुत बुरी हालत हो जाएगी, लोग हमारे ऊपर थूकेंगे। तो गाड़ी भरी, बग्गी भरी और दिनारों से, और फिरदौसी के घर के सामने चली गई महमूद गजनवी की। लेकिन उस टाइम पर फिरदौसी का जनाजा निकल रहा था घर से, और फिरदौसी की एक लौटती बेटी थी, उसने भी ये दिनारे लेने से मना कर दिया था, इतना धन लेने से मना कर दिया था। अब क्या फायदा?
ठीक है, 30 साल की मेहनत के बारे में जब नहीं सुना। तो भाई ये था पूरा किस्सा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए शाहनामा किसकी कृति है, तो भाई अबू अल कासिम फिरदौसी की है, शॉर्ट में फिरदौसी कहा जाता है। ईरानी शासकों का ये इतिहास था, फारसी में इसको लिखा गया था, बहुत बार इसकी भाषा पूछ ली जाती है। और ये था दोस्तों आज की क्लास का आखिरी, बिल्कुल आखिरी सवाल। अब आप पूछोगे कि भैया आज की इस क्लास का आप पीडीएफ तो प्रोवाइड करा दो, तो भाई पीडीएफ प्रोवाइड करा तो दिया है, आपको नजर नहीं आ रहा है। वे टू सक्सेस का जो टेलीग्राम चैनल है, क्या है, वे टू सक्सेस का जो टेलीग्राम चैनल है, वे टू सक्सेस का जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है वे टू सक्सेस, वे टू सक्सेस, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर सर्च कर लीजिएगा इस नाम से। उसके अंदर आपको इस क्लास का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं, सोल्व मैंने यहां पर करा दी है, व्याख्या विश्लेषण मैंने यहां पर दे दिया है। बस आपको एक बार खुद लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है, नोट्स वगैरह बना लेने हैं। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, क्लास पसंद आई हो लाइक करेगा बिंदास दिल खोल के, कोई आपको नहीं रोक रहा है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार और जय हिंद।